बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 3 जो है आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप उसको ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। MTH 501 जो है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ़ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो टफ़ साइड पे जाना शुरू किया हुआ है। पहले 2 लेक्चर तो हमारे जस्ट इंट्रोडक्टरी थे और वो बच्चों वाले थे। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन। लीनियर इक्वेजन क्या चीज़ है? एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है वो हमारे पास हमें पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। m जो है वो हमारे पास क्या होती है? वो स्लोप होती है और ऑफ स्लोप ऑफ लाइन c इज y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लाइन 2 डायमेंशन में है, लाइन 2 डायमेंशन में है, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आर के ऊपर ये छोटा सा 2 डाल देते हैं, जिसको कुछ आर स्क्वायर भी कह सकते हो, आप इसको R2 भी कह सकते हो। लेकिन ये R2 से मुराद ये है कि ये 2 डायमेंशन है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेजन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू a1x प्लस a2y इज इक्वल टू b। यहाँ पर हमारे पास A1, A2 और B जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, इक्वल टू नॉट ज़ीरो नहीं हो सकते। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो वो हमारे पास स्पेस होती है 3 डायमेंशनल। उसमें उसमें हमारे पास a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू b। A linear equation of n variable x1, x2, xn can be expressed in the form of, किस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हमारे पास x, y, z जो है ये हमारे पास वेरिएबल ही होते हैं ना, तो इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर ये n टाइम तक है तो इसको हम लिख सकते हैं a1 x1 a2 x2 अप टू an xn इज इक्वल टू b। इसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन इन आर एन। ये आपने याद रखना है। ये इक्वेशन दे सकता है वो, और वो कह सकता है कि जी इसमें से ये कौन सी इक्वेशन, तो आपने बता देना जी हाइपर प्लेन इन आर एन। या वो कह देता है हाइपर प्लेन इन आर एन की कौन सी इक्वेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, ये था थोड़ा सा मैं करना भूल गया इसको। यहाँ पे ठीक है, A1 x1 a2 x2 अप टू an xn इज इक्वल टू b। ये हमारे पास हाइपर प्लेन इन आर एन होता है। अब बात आ जाती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? कहता है इफ a1 x1 इज इक्वल टू a2 x2 अप टू an xn इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाती है तो उसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, अगर वो इस फॉर्म में है। मतलब इसकी डिग्री नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद एक नोट है छोटा सा, वो कहता है इन लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब एक्स, वाई, जी, इनका ना तो स्क्वायर रूट हो सकता है और ना ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक हो गया। ऑल वेरिएबल अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर, इनकी फर्स्ट डिग्री होगी, पावर इनकी सबकी 1 होगी, 2 नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन, सॉरी, होमोजीनियस के लिए तो ज़रूरी है कि इक्वल के दूसरी तरफ 0 हो, तो वो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ज़रा इस स्टेप को समझ लेना आपने। एक तो हमारे पास सिंपल, मैं आपको यहाँ पर ना करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मैंने लिखा a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn।
ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास इक्वल के दूसरी तरफ है b, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। हाँ, अगर मैं बात कर दूं कि जी b की जगह पर मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाता है, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये अब बन गई है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या सॉरी लीनियर इक्वेशन जो है उसके लिए कंडीशन ये है कि x के साथ मल्टीप्लाई ना हो, ना ही किसी और वेरिएबल के साथ, या y किसी और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो। ये आगे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल भी लिखिए तो आपको उससे मजीद समझ आ जाएगी। ये है जी एग्जांपल्स है हमारे पास। वो कहता है इनमें से, अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन आता होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है कि जी इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नॉट लीनियर इक्वेशन, तो फिर आपने उसको बताना होगा। तो हमारे पास है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x3। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं है। किसी भी वेरिएबल मतलब x किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है ना, तो किसी भी x का प्रोडक्ट आपस में नहीं है, ना ही किसी भी x का स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अगर होमोजीनियस होती तो यहां पर 0 आना था। ठीक हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन है, x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस x1 प्लस 2x3। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल के एक तरफ 0 नहीं आया। और सेकंड थिंग ये है कि आप सोच रहे होगे कि जी ये तो स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर अलाउ, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अलाउ है, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट अलाउ है। मतलब आपके पास है a1x1 प्लस a2x2, तो a1 का स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है ना, ये ओके है। लेकिन अगर आप लिखो a1x1 इसका स्क्वायर रूट, तो ये नॉट अलाउ है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसी तरह ये हमारे पास है, वो कहता है कि जी नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपको मैंने बड़ा डीपली समझा दिया, किसी ने भी नहीं समझाना। ओके, अब हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम। अच्छा, फाइनाइट इक्वेशन मतलब कि इन्फिनिटी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द वेरिएबल्स कॉल्ड अननोन। वेरिएबल्स कौन से हैं, ये एक्स वाले जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये इनको हम अननोन कहते हैं। आगे आ जाता है जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम सिंपली आपने देख लेना है, इस एमसीक्यू बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। वो कह सकता है कि जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ एम इक्वेशन एंड एन अननोन। तो वो क्या होगा, एन अननोन मतलब x1 से लेकर xn तक, ठीक हो गया, इज इक्वल टू b1। ये b1 से bn तक चला गया और ये वैल्यू सारी n वाली हो गई। ठीक हो गया जी, ये था जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीनियर सिस्टम विद टू अननोन। जब आपके पास बात दो अननोन की आ जाती है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन R2, R2 मतलब R2 प्लेन, ठीक है ना, R2 प्लेन में x1 सॉरी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, यहां से वो एक एमसीक्यूज बना देता होता है। इन पॉइंट को समझ लेना है। कहता है कि द लाइंस मे बी पैरेलल, नो इंटरसेक्ट, वन नो सोल्यूशन। मतलब कि आपके पास दो लाइंस हैं, वो यूं जा रही हैं, तो ये आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं ना होंगी, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अब वो कह रहा है द लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वन सोल्यूशन। अगर आपके पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे आ जाती है, या यही लाइन ऊपर जाकर ऐसे हो जाती है, ऐसे एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाती है, तो इसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद द लाइंस में कोइंसाइड, देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कॉन्सिक्वेंटली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मसलन एक लाइन हमारे पास ये है
और एक लाइन हम यूं करके लेकर आते हैं और जो आहिस्ता 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 इसके साथ 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 ऐसे चलती जाती है। ठीक है, तो इसके इन्फिनिटी पॉइंट्स है जहां पर वो जाकर इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है, तो जब वो इन्फिनिटी पॉइंट तक इंटरसेक्ट हुई है तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। आगे बात आ जाती है हमारे पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है? अ सिस्टम हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। वो सिस्टम जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास लीनियर सिस्टम विद 3 अननोन्स। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से 3 अननोन है? x है, y है और z है। d1 नाम दे दिया हमने, x y z, और इसको d2 का, इसको d3 का नाम दे दिया। आगे हमारे पास एक आ जाता है जो कि असल काम अब शुरू हो चुका है। आपको इस तरह की लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएंगी और कह दिया जाएगा जी इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी जरा सा भी मुश्किल काम नहीं, आसान तरीन काम है। जरा इसको समझ लेना है, समझेंगे तो बहुत आसान है। ये देखें, अब ये हमारे पास x1 है, इसका कांस्टेंट क्या है? 1 है। ठीक हो गया ना। इसका कांस्टेंट क्या है? 2। इसका कांस्टेंट क्या है? 1। इसी तरह इसका कांस्टेंट 2 है और इसका 8 है, इसका -4 है, इसका 5 है और इसका 9 है। ठीक हो गया। अब आपने पहली रो पकड़नी है, पहली इक्वेशन जो है इसको हमने पहली रो कंसीडर करना है। इसका कांस्टेंट लिख देना x1 का, फिर x2 का कांस्टेंट और फिर x3 का कांस्टेंट। इसी तरह जब आप दूसरी रो पे आओगे तो आपके पास यहाँ पर x1 नहीं है, ये शुरू ही x2 से हो रहा है। तो जब ये शुरू ही x2 से हो रहा है तो हमने x1 को 0 लिख दिया, x2 का कांस्टेंट लिख दिया, x3 का कांस्टेंट लिख दिया। इसी तरह ही थर्ड रो में आगे तो आपने x1 का कांस्टेंट, x2 और x3 का लिख दिया, और ये साथ में हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया x1 x2 और x3 का, x1 x2 और x3 का। और इक्वल के दूसरी तरफ जो जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही हैं इनको हमने ऐसे ही लिख देना है, 0 8 -9। तो आपके पास मैट्रिक्स A x इज इक्वल टू B ये बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब बात आती है एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। व्हेन वी राइट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विद एन एडेड कॉलम ऑफ कांस्टेंट फॉर्म ऑफ राइट साइड डिनोटेड बाय ए बी। अब बात आती है, वो कहता है कि जी आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है जरा इसी से ही समझ लेते हैं, ये वाली पिछली एग्जांपल से। आपको वो कह देता है कि जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाकी सारा मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है, 1 -2 1 0 2 -8 -4 5 9, और ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसको यहां पर ऐसे लाइन लगा के लिख दो, कोई इशू नहीं है। ना भी लाइन लगाओ तब भी कोई इशू नहीं है। ये आपके पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है। ठीक हो गया, यही बात उसने यहां पर बताई हुई है इस वाले पोर्शन। आगे आ जाता है सॉल्व अ लीनियर सिस्टम। हमने सिस्टम जो हमारे पास कोई भी होगा हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, अच्छा उसको सॉल्व करने के भी मेथड है। पहला मेथड है सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। हमने कोई टर्म जो है उसको एलिमिनेट करते जाना है, उसको खारिज करते जाना है, तो हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी। मसलन हमें उसने इक्वेशंस ये वाली दी हुई है, वो कहता है कि जी आप इसको सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड के साथ क्लियर करो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टू परफॉर्म प्रोसीजर ऑफ एलिमिनेशन to eliminate x1 from the third equation multiply by equation 1 by 4। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 1 को, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
अगर हम x1 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम अपने इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी जाके हम इसको एलिमिनेट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो वही हमने काम किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो हमारे पास 4 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, इसका मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाया हुआ है, ये देख लें, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाया हुआ है। ओके, अब जरा हम आगे चलते हैं। द रिजल्ट रिटन एज, रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा कि हमने इक्वेशन 3 में से, इस इक्वेशन 3 में से हमने x1 को एलिमिनेट करना है ना, तो एलिमिनेट x1 इक्वेशन 3 में से होगा, ना कि इक्वेशन 1 से भी नहीं, इक्वेशन 1 से तो नहीं ना होगा। x1 जो है ये वाला, ये एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये ख़त्म होगा, ये तो जिंदा सलामत रहेगा ना। ओके, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन भी एज इट इज लिखी जाएगी, ये भी एज इट इज लिखी जाएगी, ये चेंज हो जाएगी क्योंकि इसमें से x1 हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं जी, नो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1/2 टू कन्वर्ट x टू कोफिशिएंट। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो 1/2, और यहाँ पर भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 बच जाएगा, माइनस ये 2 इससे कैंसिल आउट होकर 4 बना देगा, तो 4x3 आ जाएगा, और इधर 8 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एलिमिनेट x2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एड 3 टाइम्स इक्वेशन 2। मतलब हम अपनी इक्वेशन 2 जो ये हमारे पास बनी है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 की फॉर्म बनी x3, वो हमारे पास इक्वेशन 3 में सिंपल x3 बच गया, और इक्वेशन 2 भी हमारी शॉर्ट होगी, वो हमने ऊपर शॉर्ट कर दी थी ना 1/2 से डिवाइड करके, 1/2 से डिवाइड करके हमने शॉर्ट कर ली थी, ठीक है ना। इक्वेशन 1 हमारी एज इट इज आ गई, ओके हो गया। अब वो कहता है नो टू एलिमिनेट x3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एड 4 टाइम इक्वेशन 3। अब ये देखें, हम इस x3 को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेट जैसे मर्जी करते जाओ। x3 को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इसमें से, तो अगर हम इसमें से x3 को एलिमिनेट करना है तो ऑब्वियसली हम इस x3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस x3 को जब इसको भी करेंगे तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू आ गया 16, ओके हो गया। अब x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, और ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो इक्वेशन नहीं बनेगी वो कुछ ये वाली बनेगी, x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 फॉर्म बन गई हैं, एक ये वाली इक्वेशन बन गई जिसको a का नाम दे दो, इसको b का नाम दे दो, और इसको c का नाम दे दो। ये x3 भी निकाला हुआ है हमने, x2 को भी निकाला है, और ये वाली इक्वेशन भी निकाली है, ओके हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे और मजीद चलते हैं। कहता है नो ऐड इक्वेशन 2 बाय 2 टाइम्स इन इक्वेशन 1। जब आपने इक्वेशन 2 को 2 टाइम्स इक्वेशन 1 में ऐड किया तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि यहाँ पर हुए, तो आपके पास x1 कितना आ गया 29। अब आपके पास क्या बन गया जी फॉर्म, आपके पास x1 आ गया 29 के इक्वल, x2 आ गया 16 के इक्वल, और x3 आ गया आपके पास 3 के इक्वल। तो ये आपके पास जो है b की वैल्यू निकली है, जो कि x1, x2 और x3 की वैल्यू है, उनको हमने इस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा, ये बहुत ब्रीफ टॉपिक है, ठीक है, बड़ा डिटेल में है, ये आप कहोगे कि ये कब खत्म होगा, ठीक हो गया। आगे आ जाता है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस।
रो ऑपरेशन जो है वो है रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, रो 1 को रो 2 से चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज 2 रोज हम इंटरचेंज को रो चेंज कर सकते हैं, सॉरी रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। स्केलिंग मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कई जगह पर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया अपनी रो को, ठीक है, इक्वेशंस को। तो हम ये वाला मेथड कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये आपको आगे काम आएगी। आपने इसको याद रखना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 होते हैं, कौन से? रिप्लेसमेंट, इंटरचेंज 2 रोज और स्केलिंग मल्टीप्लाई। ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू हो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।